हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वेल, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं मलिक फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर मलिक फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एंड अगेन ये चीज़ें बाहर वाले तो कभी लाते ही नहीं हैं, क्योंकि ये व्लॉगर ही इस तरीके की छोटी छोटी कंट्रोवर्सी करते हैं, जिसके बाद ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और जब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है तो रिएक्शन वाले भी इस काम में जुट जाते हैं। तो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं जो टोंट मारी गई है इंटरव्यू वाले भैया को, उससे रिलेटेड। और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे लक्ष्य के बिज़नेस को भी लेके, क्योंकि आजकल लक्ष्य भी बड़ी चर्चा में है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इंटरव्यू वाले भैया से, क्योंकि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, किसी ने एक शॉर्ट वीडियो लगाया हुआ था जहाँ पे मैंने अरमान मलिक का डायलॉग सुना इंटरव्यू वाले भैया के लिए। सच बताऊँ तो देखो, बड़बोला होना अच्छी बात होती है, लेकिन इंसान कभी कभी जब दूसरों को बोलता है तो अपने आप को देखना, या बोलते हैं अपने गिरेबान में झांकना, भूल जाता है। राइट? किसी और को किसी चीज़ के लिए ब्लेम करना बहुत आसान होता है, लेकिन क्या उसमें हमेशा गलती एक ही इंसान की होती है? और अक्सर अरमान मलिक ऐसा करते हैं, जब उनका मन आता है तब अपनी फैमिली वालों की बेइज्जती करके चले जाते हैं। उसके बाद फिर उनका मूड बदलता है तो अगले दिन वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आ जाते हैं। फिर मूड चेंज होता है तो फिर किसी के लिए कुछ बोलने आ जाते हैं। मतलब यहाँ तक कि चंद्रिका से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो उनके मैटर में भी कूद के आए। मतलब सोशल मीडिया का ऐसा कौन सा कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर नहीं होता जहाँ पे वो अपना ओपिनियन नहीं रखते, लेकिन व्हेन इट कम्स टू उनके लिए ओपिनियन, तो वो ओपिनियन वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये तो सरासर गलत बात है ना। जब आप सोशल मीडिया पे हो रही चीज़ों को लेके अपने ओपिनियन रख सकते हैं, बीइंग अ क्रिएटर, बीइंग अ व्लॉगर, तो फिर उसके बाद आपकी चल रही चीज़ों को लेकर पब्लिक भी, बाकी के लोग भी अपना एक ओपिनियन रख सकते हैं। यहाँ पे बड़े ही गंदे शब्दों के साथ इंटरव्यू वाले भैया की इंसल्ट करी गई अरमान मलिक द्वारा। और उनकी गलती ये कि वो इनके परिवार का इंटरव्यू ले रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, क्या इंटरव्यू लेने वाले की ही गलती है? इंटरव्यू देने वाले की गलती नहीं है? क्या कोई भी इंटरव्यू लेने वाला मीडिया का बंदा आपके दरवाजे पे आपकी मर्ज़ी के बिना, आपके टाइम दिए बिना पहुंच जाता है? और अगर पहुंच जाता है बिना बताए, तो उसके बाद आप उसको सोफ़े में आराम से बिठा के, हंसी मजाक करके, चाय पानी पिलवा के उसके साथ वीडियो भी बना लेते हैं। इसका मतलब तो यही होता है ना, मीडिया वालों का तो काम है कि वो अप्रोच करते हैं मल्टीपल लोगों को, उनमें से 10 लोग टाइम देते हैं अपना, उसके बाद वो आते हैं, बिन बुलाए नहीं आते हैं। तो उसी तरीके से अगर ये मीडिया वाले आपके घर तक, आपके रिश्तेदारों के पास तक पहुँचे, तो डेफिनेटली उनसे टाइम लेके ही पहुँचे होंगे ना, उनसे बात करके ही पहुँचे होंगे। और उन्होंने एग्जैक्टली वही सवाल यहाँ पे पूछे जो सवाल भर भर के कमेंट सेक्शन में इनको मिलते हैं। अब ये क्या चाहते हैं कि हर मीडिया वाला फ़िल्टर क्वेश्चन इनसे करे? ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे पीआर मीडिया वाले करते हैं कि फ़िल्टर क्वेश्चन पूछते हैं एज़ पर व्लॉगर की कन्वीनियंट के हिसाब से। लेकिन हर इंसान तो ऐसा नहीं होता, कुछ लोग तो पब्लिक के क्वेश्चन भी उठाते हैं। तो अगर उन मीडिया वाले भैया ने पब्लिक के कुछ क्वेश्चंस उठा दिए जो कि उनके मन के नहीं होंगे, पब्लिक के बीच के ही वो क्वेश्चन थे, तो उसके बाद उनको इस तरीके से बेइज्जत किया गया। तो अगर बेइज्जत करना ही है तो सबसे पहले अपने भाई, अपनी बहनों को और अपने आप को भी कीजिए, क्योंकि यही से मीडिया वाले भैया, जिनको अभी आप कुछ नहीं समझ रहे हो, अजीब अजीब शब्दों से उनको नवाज रहे हो, इन्हीं मीडिया वाले भैया को आपका इंटरव्यू लेते हुए भी देखा। लेकिन उस वक्त तक आपको ये मीडिया वाले भैया पसंद आ रहे थे, क्योंकि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से वो चल रहे थे, या शायद उस समय पे आप इतनी ऊंचाइयों पे नहीं थे कि आप छोटे लोगों को कुछ समझो ना। लेकिन आज आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर हो गए हो, तो आज आप छोटे मीडिया चैनल वालों को इस तरीके से ट्रीट करेंगे, तो ये तो बहुत ही सरासर गलत स्वभाव है। राइट? तो वो मीडिया वाले भैया इनका भाई का इंटरव्यू लेने आए, जिस इंटरव्यू के जवाब इनके भाई ने बहुत समझदारी के साथ दिए। मीडिया वालों का तो काम ही सवाल पूछना होता है। वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस को नहीं छोड़ते, वो पुलिस वालों को नहीं छोड़ते जब भी मीडिया राउंड होता है।
वो किसी को नहीं छोड़ते। उनके मन में जो सवाल आता है, जो पब्लिक के सवाल होते हैं, पूरी लिस्ट बना के जाते हैं और वो सवाल पूछते हैं, क्योंकि अगर वो सवाल वो नहीं खड़े करेंगे तो वो भी जवाबदेही होते हैं जनता की। जनता उनसे भी जवाब मांगती है कि क्या लिखे लिखाए क्वेश्चन पूछ के गए थे, जनता के सवाल कहाँ उठाए। तो उनका काम था सवाल करना। अब उन सवालों का जवाब आपको कैसे देना है, कैसे नहीं देना, ये काम आपका होता है। और वो चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल करी थी कालू भैया ने। कालू भैया ने अपने भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। हर क्वेश्चन को बहुत समझदारी से डील करते हुए ऐसे जवाब दिए जहाँ से ऐसा भी नहीं लगा कि उन्होंने अपने भाई के अगेंस्ट में कुछ बोला हो। बहुत समझदारी के साथ वो चीज़ें करी। तो मीडिया वाले कब कब पहुंचते हैं? तभी तब पहुंचते हैं जब कंट्रोवर्सी की गंध आती है। और वो गंध फैलाता कौन है? वो गंध फैलाते हैं ये व्लॉगर खुद। कंट्रोवर्सी की गंध ये खुद फैलाते हैं, और जिनका जो काम, वो अपने काम के लिए उस जगह पे पहुंचेंगे ना दो टाइम। मत बोलो कि आके हमारा इंटरव्यू लो, क्योंकि अगर इंटरव्यू होता है तो फ़ायदा किसका नहीं होता? फ़ायदा इंटरव्यू देने वाले का भी होता है, फ़ायदा इंटरव्यू लेने वाले का भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ इंटरव्यू लेने वाले की गलती बना दो। और अगर इंटरव्यू लेने वाले की गलती है तो क्यों आप लोग भी जाके मीडिया को इंटरव्यू देते हो? क्यों? फिर तो आप लोगों को भी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देने चाहिए ना। वही सेम इंटरव्यू वाले भैया पहले भी हमने देखे हैं, और कई बार हमने देखे हैं कि वो इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी पे न्यूज़ कवर करने के लिए आते हैं, और इनकी फैमिली वाले उनको चाय पानी के साथ इज्जत से बिठा के आराम से बैठ के इंटरव्यू देते हैं। लेकिन इस बार अरमान मलिक ने उनकी बेइज्जती करी, जो 2-3 लाइनों में, जो इनके लिए बहुत आम हो गया है, क्योंकि शायद ये बेइज्जती इनके परिवार वाले तो हज़म कर लेते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की इनकी फैमिली के अंदर कोई चीज़ ही नहीं है, ये सबके लिए है। अपनी बेइज्जती भी कराते हैं, मुंह उठा के वापस पहुंच भी जाते हैं, उसके बाद कहते हैं अरे हम तो खून के रिश्ते हैं, हम तो कभी अलग ही नहीं हो सकते एक दूसरे से, लेकिन हम एक दूसरे की बेइज्जती बराबर कर सकते हैं, बराबर बेइज्जती कर सकते हैं, फिर इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग हम साथ साथ हैं हो जाते हैं, है ना। जैसे कि अभी सपना और कालू भैया एक हो गए, और अभी कुछ महीने के बाद अब फिर देखना, अब फिर ये हम साथ साथ हैं देखना, क्योंकि ये इन लोगों का पैटर्न हो गया है। लेकिन इस पैटर्न के बीच में या तो फंसती है आम जनता, या फंसते हैं मीडिया वाले, या फंसते हैं कभी रिएक्शन वाले, या फंसती है ऑडियंस। क्योंकि ऑडियंस ये चीज़ें देख देख के अब परेशान हो गई है। उनको इनका स्टैंड ही समझ में नहीं आता कि इन लोगों का स्टैंड आखिर है क्या। ठीक है, आप हो बहुत बड़े क्रिएटर, मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले आप हो, लेकिन बेइज्जती करने का हक तो आपको भी किसी की नहीं है। वो इंटरव्यू लेने आपका नहीं आए थे, वो इंटरव्यू लेने जिनका आए थे वो कुछ बोले, समझ में आता है, लेकिन आप बीच में क्यों बोले? चलो, यहाँ तो बात इंटरव्यू वाले भैया की थी, लेकिन अभी तो एक और मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा है। उस मुद्दे पे क्या कहना है? नहीं आएंगे ये इंटरव्यू वाले सवाल करने के लिए। आप खुद बैठ के एक बार अपना कमेंट सेक्शन पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए। वैसे भी ये लोग कमेंट्स तो लेते ही हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं। आज तक कभी जो कमेंट्स लक्ष्य से रिलेटेड आया, कभी उस कमेंट का सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला? कभी नहीं मिला। हमेशा उस कमेंट को डिप्लोमेट तरीके से मोल्ड कर दिया जाता है, लेकिन आज तक ऑडियंस को कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली। और इसका रीज़न और इसका परिणाम ये है कि ना तो आज तक लक्ष्य की ट्रोलिंग रुकी, ना ही लोगों ने ये बोलना आज तक रोका कि लक्ष्य जो है वो अरमान की वाइफ है या ये है। रोक पाए? नहीं रोक पाए, क्योंकि ऑडियंस को सेटिस्फैक्ट्री आंसर आज तक मिला ही नहीं है। उसके बाद ऑडियंस की इनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। खुद ये बोलते हैं कि ये ऑडियंस किसी की नहीं होती, ये अभी कुछ बोलती है तभी कुछ बोलती है, और इन्हीं ऑडियंस की एक एक व्यू से इन क्रिएटर्स के डॉलर बनते हैं, और इन्हीं ऑडियंस की इनकी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस, कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर क्यों बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो? फिर क्यों बोलते हैं कि कमेंट करो? कमेंट ऑफ करके वीडियो बनाया करो ना। कमेंट ऑन करने का मतलब तो यही है ना कि आप पब्लिक की ओपिनियन सुन सकते हो, है ना। तो अभी लक्ष्य को लेके भी बहुत सारा मुद्दा इस वक्त पे चल रहा है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि लक्ष्य इस समय पे इनके घर से गई, जाने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए। जब सवाल खड़े होते हैं तब ये आते हैं उसकी जस्टिफिकेशन देने, और ये आए एक वीडियो कॉल लेके। जिस वीडियो कॉल में देखा गया लक्ष्य और इनकी बातचीत, जहाँ पे ये लक्ष्य को उसकी बिज़नेस के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और लक्ष्य अपने बिज़नेस के बारे में बता रही है। और बिज़नेस वो बिज़नेस जिस बिज़नेस के लिए अभी मैन पावर भी नहीं है, जिस बिज़नेस का सिर्फ अभी एक पेज खुला है,
एक नाम खुला है जिस बिज़नेस के लिए अभी कोई सेटअप ही नहीं है। जब उस बिज़नेस के एग्जीक्यूशन के बारे में लक्ष्य से पूछा गया तो उसने क्या बोला कि अभी तो फ़िलहाल मम्मी ही स्टिचिंग कर लेंगी, मम्मी ही स्टिचिंग कर लेंगी। तो ये बिज़नेस कैसे हुआ? उसकी मम्मी के अंदर ये स्टिचिंग का टैलेंट तो पहले से ही होगा, तो इसका मतलब उसकी मम्मी तो स्टिचिंग करती ही होंगी। तो ये बिज़नेस आइडिया है, इसको आप बिज़नेस आइडिया बोलोगे? ये तो ऑलरेडी उनके हाथ का हुनर है, जो हुनर उनके पास बहुत पहले से होगा। तो ये कोई बिज़नेस आइडिया या कोई बिज़नेस एग्जीक्यूशन हुआ? उसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना है कि उस वीडियो कॉल में लक्ष्य जो है वो काफ़ी अपसेट लग रही थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी, उसकी आंखें बहुत टीयरी थी, यानी कि मतलब गीली नम आंखें थी उसकी। और यहाँ से ये सिर्फ बोले जा रहे थे ताकि अपने ऊपर जितने सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन दे पाए। ठीक है। उसके बाद लक्ष्य ने भी अपने बिज़नेस को प्रमोट किया है। एंड अगर लक्ष्य वाकई में अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती है तो लक्ष्य को अपना कुछ तो करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी आपकी ज़िंदगी में लाइफ टाइम नहीं रह पाएगी, और आपके साथ एक टैग जो लग गया है वो टैग ज़िंदगी भर नहीं मिट पाएगा। उस टैग को मिटाने के लिए चाहे आप ऑडियंस से लड़ते रहो, चाहे कितनी जस्टिफिकेशन देते रहो, एक लड़की के दामन पे लगने के लिए एक दाग ही काफ़ी होता है। और इट्स हाई टाइम कि इंसान अब अपने बारे में अपने आप को भी स्टेबल करने का सोचे। देखा जाए तो लक्ष्य की आइडेंटिटी इस समय पे क्या है? हालांकि उस लड़की के अंदर हुनर की कमी नहीं है गाइस, मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ। उस लड़की के अंदर हुनर की कमी नहीं है, उसको मेकअप अच्छे से आता है, इतने प्यार से वो बच्चों को हैंडल कर लेती है, वो बोलने में अच्छी है, देखने में ठीक है, आर्टिस्ट है, कमी उसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि उसकी खुद की पहचान क्या है तो उसने इतने सालों में अपनी खुद की कोई पहचान ही नहीं बनाई, अपना खुद का कुछ सोर्स ऑफ इनकम, अपना खुद का कुछ स्टेबल एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाई। सिर्फ एक ही पहचान की मोहताज रह गई, वो है अरमान मलिक के साथ जुड़े हुए, जो कि उस लड़की के लिए भी सही नहीं है। अरमान मलिक बोलते हैं कि वो अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने लोगों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, तो अभी तक लक्ष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा कि उस लड़की का फ्यूचर क्या है, उस लड़की की पहचान क्या है? आए दिन वो लड़की इन लोगों की वजह से ट्रॉल होती है। सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये ज़रूर देखने को मिल रहा है कि उसका फ्यूचर क्या है। आज उसने एक बहुत ही सैड स्टोरी लगाई हुई थी, जिस स्टोरी में उसके भी यही सवाल थे कि मतलब ये हो क्या रहा है कि कभी इंसान मुझे प्यार दिखाता है, कभी इंसान मुझे इग्नोर करता है, कभी इंसान मेरी केयर करता है, और कभी मैं उसकी ज़िंदगी में कोई रोल ही प्ले नहीं करती। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले की ज़िंदगी में सिर्फ एक ऑप्शन हूँ, सिर्फ एक ऑप्शन। इस तरीके का उसने आज एक पूरा का पूरा स्टोरी शेयर करा हुआ है, जिस स्टोरी में ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ही आप बीती बता रही है और सरासर कंफ्यूज बता रही है कि चीज़ों को लेके मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही कंफ्यूज बना दिया है, उसकी पहचान ही कंफ्यूज बना दी है। क्या इस पहचान के साथ उसका कोई फ्यूचर है? यार वो भी किसी की बेटी है, क्या बुरा नहीं लगता होगा उसको कि बिना किसी रिलेशनशिप के उसका नाम जोड़ा जाता है, बिना किसी रिलेशनशिप के आए दिन वो ट्रॉल होती है। किस रीज़न की वजह से? वो रीज़न तो ये लोग बखूबी जानते होंगे ना। तो ना तो उसको किसी चीज़ में ऑफिशियली नाम मिल रहा है, बदनाम वो लड़की और हुई है, फ्यूचर उसका कुछ डिसाइडेड नहीं है, अपना खुद का इंडिपेंडेंट उसका कोई काम नहीं है। पहले भी वो गई थी यहाँ से, वो पहले भी गई थी जब उसने 3-4 दिन ही अपने मेकअप की वीडियोस डालनी शुरू करी, और 3-4 दिन के बाद लौट के बुद्धू घर को आए। वो तब भी कुछ नहीं कर पाई, अपना नाम नहीं बना पाई, और अभी भी वो गई है, अभी भी बिजनेस का पेज खुला है। पर क्या ये बिजनेस चलेगा? क्या इस चीज़ पे एग्जीक्यूशन होगा? क्योंकि अरमान मलिक के तो मल्टीपल बिजनेस खुल गए, उनकी फैमिली बिल्कुल अच्छे से वेल सेटल्ड है, और अब वो सेटल करने पे तुले हैं अपने बच्चों को। उन्होंने बोला भी अपनी वीडियो में आगे चल के कि मैं अपनी वीडियो में अपने बच्चों को इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर बना दूंगा। तो वो अपने परिवार के हर एक बंदे को सेटल कर रहे हैं, सबके लिए सब कुछ करके रख दिया है। लेकिन वहीं पर एक लड़की जो आए दिन इनको लेके बदनाम होती है, उस लड़की के लिए भी तो कुछ सोचो। कभी कभी बुरा लगता है उसके लिए भी, लोग उसको जज करते हैं क्योंकि जज करने वाले वो काम कर रही है। समटाइम्स इंसान को अपने लिए खुद सोचना पड़ता है जब कोई उसके लिए ना सोच रहा हो, राइट। बट ये लोग जाने और उसकी ज़िंदगी जाने कि रियलिटी क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। बट मेरे हिसाब से मुझे सिर्फ ऐसा फील होता है कि
उस लड़की का फ्यूचर क्या है? कन्फ्यूज़न, उसकी रील के हिसाब से कन्फ्यूज्ड रिलेशनशिप एंड ऑप्शनल। तो वाकई में क्या लक्ष्य अरमान की ज़िंदगी में सिर्फ एक ऑप्शन है कि जब मन आया एज अ मेकअप आर्टिस्ट यूज़ कर लिया, जब मन आया एज अ मॉडल यूज़ कर लिया, जब मन आया एज अ मैनेजर यूज़ कर लिया, जब मन आया बच्चों की नैनी की तरह यूज़ कर लिया। अब ये तो लक्ष्य जाने और ये अरमान मलिक जाने। मैंने जो देखा उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे अपना रिएक्शन दिया है। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का इस चीज़ के बारे में क्या कहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।